नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेनका 24 चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो बड़ी खबर है वो है टेक्सटाइल से रिलेटेड। टेक्सटाइल को सरकार के द्वारा राहत दे दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी इनके ऊपर, जिसमें तुम्हारा वर्धमान टेक्सटाइल है, सियाराम सिल्क है, या वेस्टफील्ड लिनन है, या नितिन स्पिनर है, ये जितनी भी कंपनियां हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, इन्हें क्या है कि टेक्सटाइल में राहत दे दी है सरकार ने। जब से अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लगाया है तब से इनका व्यापार करना भारी हो गया है। तो उसे देखते हुए सरकार ने इनको टैक्स में जो इनके इंपोर्ट पे 11% ड्यूटी लगती थी वो सरकार ने अब इनको माफ़ कर दी है, मतलब टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या टेक्सटाइल को ये बूस्टर डोज मिलेगा? देखो क्या है, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जो टेक्सटाइल से व्यापार करते हैं, वर्धमान टेक्सटाइल है, सियाराम सिल्क है, वेस्टफील्ड लिनन है, या नितिन स्पिनर है, इन कंपनियों को व्यापार करना भारी हो गया और 11% ये इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। और भारत में अभी क्या है कि वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, टेक्सटाइल को लेकर के इनके साथ हमें कम्पीट करना। तो कम्पीट कैसे कर पाएंगे? जिस तरह से ड्यूटी और टैरिफ लगा दिए गए। आपने देखा आज जो तुम्हारा वर्धमान टेक्सटाइल है 8% चढ़ गया, वेस्टफील्ड लिनन, सियाराम सिल्क, जितने भी टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक हैं वो आज 7 से 10% के बीच में दौड़ लगाई। क्यों दौड़ लगाई? क्योंकि सरकार ने उन्हें 19 अगस्त से लेकर के और 30 सितंबर के बीच जो 11% की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लेती थी उसको भी टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया है। जिसके चलते सरकार के ऐसे कदम उठाने से इन टेक्सटाइल कंपनियों को भारी प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ मिलेगा। क्योंकि 11% वो छूट मिल गई है, क्योंकि सरकार अभी क्या है तनातनी कसी हुई है। अमेरिका के टैरिफ लगे हैं तो अमेरिका के टैरिफ के चलते इन कंपनियों को पहले ही ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, पुराने ऑर्डर जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। तो इनको सरकार के द्वारा रिजीम की ज़रूरत थी, जो कि रिजीम एक मिल गया है। सरकार बड़े इन्फॉर्म आने वाली है, बड़े कुछ बदलाव करने जा रही है। उसी का एक पहला जो बूस्टर डोज आप बोल सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज मिला है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा सरकार ने एक तोहफा देते हुए 11% की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसे ख़त्म कर दिया। और ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इन कंपनियों का जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट से डॉलर भी आता है हमारे भारत में। तो इसीलिए इनको फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ में भारत सरकार ये चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं FTA, उनके माध्यम से बढ़ाए जा चुके हैं, चाहे कैसे भी। बाकी जो है मतलब सरकार का सीधा है कि हम अपनी कंपनियों को टैक्स में रिजीम देंगे, टैक्स में छूट देंगे, जिससे हमारी कंपनियां दूसरे देशों में व्यापार कर सकें। उनको जो भारत में लगने वाला टैक्स है हम उसमें छूट दे देंगे। उनके 11% तो सीधा सीधा इसी का प्रॉफिट, उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो टैरिफ के कारण, वो 11% तो यही छूट मिल जाएगी। ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब आगे बढ़ाई जा सकती है 30 सितंबर के बाद। एक तो खबर ये हो गई। आज थोड़ा सा कॉमोडिटी पर नज़र डाल लेते हैं। सोने का आज जो भाव 99,400 रुपये बना हुआ है, और जो चांदी का भाव है वो चांदी 1,13,400 रुपये बनी है। रुपया हमारा मजबूत खुला है। रुपया हमारा 87 रुपये 25 पैसे पे खुला था, अभी 87 रुपये 35 पैसे पे कारोबार कर रहा है। विक्स की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो हमारा 12.36 पे बना हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स 98 डॉलर पर बना हुआ है। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल 66 पे है। और बिटकॉइन अगर बात करें, बिटकॉइन की ये कंडीशन है तो बिटकॉइन 1,04,900 USD, अमेरिकी US डॉलर, इतने पे भी बना हुआ है। अगर बात करें FII और DII की तो FII ने अभी खरीदारी संत की है। FII के दौर से खरीदारी थोड़ी मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली खरीदारी नहीं है। 550 करोड़ रुपए की खरीदारी FII की तरफ से आई है। DII ने भी अभी पिछले लगातार 30 दिनों में माल खरीदा है। अगर बात करें DII की, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने रिकॉर्ड बनाया। पिछले 30 दिनों में लगातार माल खरीदा और लगभग 60,000 करोड़ रुपये का माल जो DII है, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, वो खरीद चुके हैं। FII ने तो थोड़ा बहुत ही खरीदा है। FII की मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली खरीदारी नहीं है। FII के आंकड़े आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि FII ने जनवरी से लेकर के अभी तक ना 1,90,900 करोड़ रुपए का माल बेच चुकी है, विदेशी संस्थागत निवेशक। उसके अगेंस्ट में अगर बात करें जो उन्होंने खरीदा कितना है 4 महीने में, तो कुछ खरीदारी भी है, लेकिन 23,700 करोड़ रुपए का उन्होंने माल खरीदा है अभी तक, और वो भी 4 महीने में थोड़ा थोड़ा करके। किसी महीने में 1,700 करोड़ खरीदा, किसी में 2,700 करोड़ का माल खरीदा, पूरे महीने का डाटा बता रहा हूँ। किसी महीने में 7,400 करोड़ का माल खरीदा, तो किसी महीने में 11,000 करोड़ का माल खरीदा। मतलब FII के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं साथियों।
FII ने 1,90,900 करोड़ मतलब 1,91,000 करोड़ का माल बेचा, अगेंस्ट में 27-23 हज़ार करोड़ रुपए का माल खरीदा। तो FII के आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन इसके लिए एक संतोषजनक खबर है। संतोषजनक खबर क्या है कि जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं DII, इन जनवरी से लेकर के अभी तक जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से 4,78,400 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली है। DII ने जनवरी से अभी तक की जो खरीदारी है, और 60,000 करोड़ का तो उन्होंने पिछले महीने माल खरीदा। अब आप देखो, अगर जितना DII FII ने बेचा है ना, उसके दुगना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना माल खरीदा है DII ने। अगर ये DII माल न खरीदे ना तो बाजार देखो कहाँ जाए। इसके साथ में बल्क डील है, IPO की भरमार है, दे IPO। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो माल बेच दे रहे हैं, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हाई पे आ जा रही है। तो ये कहाँ जाएगा, ये भी एक बहुत मैटर है। आप समझो, FII ने जो माल बेचा ना उसको DII ने ऑब्जर्व तो कर ही लिया, साथ में उससे भी ज़्यादा की खरीदारी आई है। जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 40,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड से आ रहा है। 28,000 से 30,000 के बीच में जो पर महीने SIP का आंकड़ा आ रहा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि प्रति महीने आ रहा है। और अभी क्या है, अब धीरे धीरे शायद DII जो है ना वो अब माल बेचे FII को चिपकाएं, क्योंकि अब बाजार के जो सेंटिमेंट हैं वो अब नज़र आ रहे हैं अच्छे। जिस तरह से GST इन्फॉर्म होगा, GST इन्फॉर्म होने से कंपनियों के जो रेट कट है और उनमें जो GST है उनके कंपनियों को बदलाव मिलेगा। जैसे किसी कोई 28% टैक्स दे रहा था तो वो अब 18 पे आ जाएगा, कोई अगर वो 18 दे रहा था तो 12 दे रहा था वो ख़त्म हो गया 5 पे आ जाएगा। कुछ कंपनियां हैं जो 5 पे थी वो ख़त्म ही हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये एक तरह से GST इन्फॉर्म है, जैसा कि 2008 में भी किया था सरकार ने। जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ तो सरकार ऐसे स्टेप उठाती रहती है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा आपने, ये हुआ, सेम कंडीशन आगे मिलेगी आपको देखने के लिए। अब बात करते हैं युद्ध की। युद्ध में क्या कंडीशन चल रही है अभी। डोनाल्ड ट्रंप, देखो क्या है, कल ना जेलेंस्की की मीटिंग हुई है अमेरिका में, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सभ्यता से व्यवहार किया है। ये व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार जो बेइज्जती करी थी ना जेलेंस्की, वो बेइज्जती कभी भूल नहीं पाए। इस बार हालांकि बड़े बड़े लीडर जो यूरोपियन यूनियन के लीडर थे वे अमेरिका में गए हुए थे, हो सकता है उनके भी साथ में रखते हुए भाई अच्छा व्यवहार किया हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से भी बात की है फ़ोन पे, और जल्दी ही दोनों की टेबल टॉक हो सकती है। जेलेंस्की की, यूक्रेनी राष्ट्रपति की, और जो पुतिन है पुतिन की जल्दी टेबल टॉक हो सकती है, टेबल पे आके बातचीत हो सकती है। कौन कौन थे यूरोपियन यूनियन के देश जो वहाँ पे गए, तो हमारा फ्रांस के जो मैक्रोन हैं राष्ट्रपति वो वहाँ पर थे, उस मीटिंग में मौजूद थे। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो मौजूद थे। जो जर्मनी के चांसलर हैं वो उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में जो डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन की हो रही थी। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। मतलब यूरोपियन यूनियन के 5 बड़े लीडर टेबल पे बैठे थे, और फिर जेलेंस्की बैठे थे। फिर बात हुई 1 घंटा, डोनाल्ड ट्रंप की और जेलेंस्की की फ़ोन आपस में बात हुई। उसके बाद फिर ऐसी अंदेशा ही जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन लगाया, और जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की, ये तीनों बैठ के एक टेबल टॉक कर सकते हैं। जेलेंस्की का सीधा कहना है कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, पुतिन का सीधा कहना है कि मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। देखो क्या, युद्ध अगर इतने दिन से चल रहा है तो 5 मिनट में तो युद्ध ख़त्म नहीं होगा। पर लेकिन एक ये भी पॉजिटिव ही बात है कि ये दोनों देश जो है वो टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, ज़रा सी कहा सुनी हो जाए तो लोग बाग जो है बातचीत करना छोड़ देते हैं। यहाँ तो पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के लिए अगर दोनों देश टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तो बात है। यूरोपियन के जो यूनियन के देश हैं वो भी चाह रहे हैं कि अब ये युद्ध समाप्त हो। यूरोपियन यूनियन के देशों ने कहा है कि भाई हम ना आपको ना डायरेक्ट नाटो में सदस्यता तो नहीं देंगे, पर नाटो जैसी एक सुरक्षा दे देंगे। आर्टिकल 5 का संरक्षण तो आपको नहीं देंगे, पर हम ऐसी कुछ सुरक्षा दे देंगे जिससे आपके ऊपर आगे से हमला ना किया जा सके। इसकी गारंटी मांग रहे हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, कि भाई अगली बार ये हम पे हमला नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने जब किम्रिया पे कब्जा कर लिया था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्राइमिया पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद 2022 में फिर हमला कर दिया। तो उसने कहा कि भाई जब इनने
एक बार 2014 में हमला करके हमारा कुछ क्षेत्र कब्जा चुका था। उसके बाद आपने बोला कि सरेंडर कर लो, सीज़ फायर कर लो, हमने सीज़ फायर कर लिया। लेकिन फिर से इन्होंने 2022 में हमला कर दिया। पिछले 3 सालों से लगातार सोवियत यूनियन को बनाने के कगार पे है। डर किस बात का है? डर इस बात का है, यूरोप के जो देश हैं ना, फिनलैंड है, हंगरी है, लिथुआनिया है, ये डर इस बात कर रहे हैं कि यार इस बार ऐसा नहीं हो कि यूक्रेन को तो ले ही ले, साथ में इन देशों पे भी हमला कर दे। क्योंकि अभी नए नए 2 देश जो है नाटो में शामिल हुए हैं। हो तो यूक्रेन भी जाता अगर यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करता पुतिन। कारण ये है कि जो नाटो है ना, नाटो की एक नियम है कि अगर कोई देश युद्ध ग्रसित है ना, अगर उस देश में युद्ध चल रहा है ना, तो उसे कभी भी नाटो पे नहीं शामिल करेंगे। सीधा कहना ये है कि अगर उसे नाटो में शामिल कर दिया तो सीधा मतलब है नाटो के जो फंड है ना, उस पर एडिशनल बर्डन डाल दिया आपने। सब ठीक चल रहा था लेकिन आपने किसी ऐसे देश को अपने शामिल कर लिया जो युद्ध में ग्रसित था। तो देखने योग्य बात रहेगी अब आगे होता क्या है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि FII आज थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन जब तक बाजार 24,765 के नीचे नहीं बंद हो रहा, तब तक बाजार टेक्निकली रूप से तो मजबूत है। ये मान लो 5 दिन से बाजार ने हायर हाई हायर लो बनाया है। अभी बाजार ने अपना जो प्रीवियस लो है उसको क्रॉस नहीं किया है। बाजार का एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि 24,350 के ऊपर बॉटम बन गया है। वहाँ से बाजार ऊपर नीचे नहीं जा रहा जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ बुरा नहीं बोल देते। जिस तरह से सरकार रिफॉर्म ला रही है, सरकार अपनी GST दरों में बदलाव कर रही है, सरकार जो कंपनियां हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से नुकसान होने वाला है, सरकार चाह रही है कि उन्हें प्रॉफिट पहुंचाया जाए, उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से सीधी सी बात है कि उन कंपनियों को जो नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से होगा वो नुकसान की भरपाई सरकार अपने द्वारा उनको GST दरों में कट कर दे, चाहे उनको अलग से सब्सिडी दे दे। इस तरह से कुछ प्रोग्राम लाएगी सरकार जिससे उन कंपनियों को अलग से कुछ इनिशिएटिव दे दिया जाए जिससे वो कंपनी अपने आप को संभाल पाएँ। अन्यथा जिस तरह से टैरिफ चल रहा है उस तरह से अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रोग्राम लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप शांति करने के मूड में हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं, खासकर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जो अमेरिका के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। कारण इसलिए लगाएगा क्योंकि हमारी चाइना के ऊपर निर्भरता ज़्यादा है और चाइना बड़ा देश है। मतलब रूस जितना तेल बेचता है उसका 40% अकेला चाइना खरीदता है। लेकिन कहना ये है कि हम चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे क्योंकि चाइना से अमेरिका की निर्भरता ज़्यादा है। उसने एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि भारत को दबा लो क्योंकि भारत का जो व्यक्ति है ना वो सहनशील है। मतलब वो प्रयास करता है कि जवाब ना देना पड़े। जिस तरह से आपने देखा होगा चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनने भारत पर टैरिफ लगाया लेकिन भारत ने उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा कि आप गलत कर रहे हो जो कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन इधर से पलट के टैरिफ नहीं लगाया। यही बात है कि भारत की मतलब जो गांधी जी वाली फिलॉसफी है ना वो यहाँ लागू होती है। गांधी जी के इधर तमाचा दिया, उन्होंने इधर का गाल और कर दिया। माने अमेरिका ने टैरिफ चाइना पे लगाया, चाइना से रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया चाइना ने अमेरिका के ऊपर, भारत ने नहीं लगाया क्योंकि भारत सहनशील है। भारत क्या पलट के जवाब देना नहीं जानता, कम जानता है। बोलते यार ठीक है छोड़ो। क्या है कि जब आप किसी को प्रत्युत्तर देते हो ना, सामने जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी बैठा हो जिसको खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। एक चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की है, वो खुद अपनी बातों पे कायम नहीं रहते। अगर उन्होंने अभी कुछ बयान दिया है ना, तो अगर आधा घंटे बाद किसी ने माइक दिखा दिया तो उन्हें पता नहीं मैंने ये बयान दे दिया और कुछ और बयान दे देंगे, मैं तो चीर दूंगा फाड़ दूंगा। फिर बोलते हैं वो तो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है। तो डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल देंगे ये उन्हें खुद भी मालूम नहीं है। जब पूरी दुनिया का आज टॉप मोस्ट बड़ी सबसे बड़ी अगर इकोनॉमी रखती है तो अमेरिका रखता है। अमेरिका नाटो में भी सबसे बड़ा है, पैसे में भी सबसे बड़ा है, और उसका जो राष्ट्रपति है वो अपनी बात पर कायम नहीं रहता। तो ये डराने वाली बात है और डरने वाली बात है। अमेरिका जैसा अगर बड़ा देश इस तरह का व्यवहार करेगा कि अभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ बोल रहा है। अभी तो उसका नया नया प्यार जागा है पाकिस्तान के प्रति। पाकिस्तान को तो वो हाथ पे रख रहा है। 2 बार तो उसे पाकिस्तान के जो एयर फील्ड मार्शल है ना मुनीर, उनको बुला लिया कि भाई आजा, एक रोटी 2 बोटी खा जाओ। हालांकि अमेरिका सितंबर में
अमेरिका जाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन इस बीच में इतना ज़रूर है कि अमेरिका जाने से पहले जो चीन के अध्यक्ष हैं, मतलब उनके ये मान लो कि जो चीन की तरफ से आने वाले विदेश मंत्री हैं वो भारत में मिल लेंगे। रूस के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो आके मिल लेंगे। भारत की यात्रा चीन में भी होने वाली है, भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा रूस में भी और चीन में भी। तो ये सब क्या है ना, इससे पहले एक दूसरे को झुकाने की प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है कि कौन किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। हालांकि जो इनकी टेबल टॉक हुई है उसको लेकर के मोदी जी से वार्ता कर ली है पुतिन ने। तो कुल मिला के बात ही है, बाजार का जो सेंटिमेंट है ना वो अभी पूरा जियो पॉलिटिक्स पर निर्भर है, किस तरफ ऊँट बैठ जाए, क्या हो जाए। अगर आपको शेर खान की साथ डीमेट अकाउंट खोलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कुछ भी ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।